नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग सैम्पलिंग या निदर्शन पर पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं। पार्ट 2 है और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पर चर्चा करी थी। आशा है हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक मिलता रहे। मित्रों, अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। लगातार मैं 2 वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ दिन में, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसके नोट्स बनाते चलिए ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएँ। लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो पार्ट 2 है, इसमें जो दूसरी हेडिंग है उसका नाम है असंभावित निदर्शन। यानी कि संभावना व सहयोग का कोई महत्व नहीं होता, यानी प्रोबेबिलिटी की इसमें कोई चर्चा नहीं की जाती। इसमें क्या किया जाता है कि निदर्शन की इकाई का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के आंकड़े लेगा, किस प्रकार का एक तरीके से समूह लेगा जिससे वो आंकड़े लेना चाहता है। इसमें ना तो प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने की और ना उसके चुने जाने की संभावना रहती है। मतलब असंभावित नहीं है, मतलब संभावित नहीं है। अब इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे सविचारपूर्वक, सोच समझ कर यानी किया जाए। दूसरा, सुविधापूर्वक निदर्शन किया जाए। तीसरा है स्वयं चयनित या निर्वाचित निदर्शन किया जाए। चौथा है अभ्यंस या निर्दष्टांत निदर्शन, जिसको कोटा सैंपलिंग कहते हैं। इसकी चर्चा की गई है। अब नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है, जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु इकाइयों का चुनाव करते हैं। मतलब जानबूझकर करते हैं। जैसे मान लो ये जानना है कि जाति व्यवस्था के बारे में एक जाति विशेष क्या सोचती है, तो हमें यहाँ डाइवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें एक जाति विशेष की राय चाहिए। तो हम उसमें विविधता नहीं लेंगे, हम उसमें एक जाति विशेष की सोच को जो है अपने शोध में शामिल करेंगे। अब इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता होती है कि अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रकृति, गुणों, विशेषताओं से पहले परिचित होते हैं कि हम किस प्रकार के शोध को ले रहे हैं। मैंने बताया ना कि एक जाति विशेष के लोगों की राय जानना है, तो पहले से पता है। वैसे तो है नहीं कि औचक रूप से गए और किसी गांव के बारे में जानकारी ली, और ये नहीं हम जानना चाहते हैं कि कौन किस जाति वर्ग से आता है, बल्कि यहाँ जानबूझकर ऐसा किया जाए। अतः वह यह जानता है कि किन इकाइयों को चुनना लाभप्रद है। ये बात है, क्योंकि खास राय जाननी है। अगला, निदर्शन का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि वे अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। मान लो इस प्रकार के शोध लेने हैं, वो कैंडिडेट ले रहा है कि ताकि वो जानना चाहता है कि एक जाति विशेष की क्या राय है, एक धर्म विशेष की क्या राय है। अगला, इसमें क्या होता है, एक चीज़ हो सकती है कि पक्षपात हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप एकांगी हो सकते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा से चयन करता है। तो ये सिंपल बात है, आप लोगों को एकदम समझ में आई होगी। इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसके गुण क्या हैं? इसका पहला गुण तो यह है कि यह कम खर्चीली पद्धति है। भाई आपने श्योर कर लिया कि मुझे फला साइज जो है समूह का अध्ययन करना है। इसका आकार छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है। यह अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होती है, बिल्कुल जाहिर सी बात। एक समूह के हम जानकारियाँ ले रहे हैं एक जाति विशेष की, तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिवेबल होगी। अगला, समग्र की इकाइयों को चुना जाना उपयोगी होता है, ठीक है। पूर्वगामी अध्ययनों में लाभप्रद है, यानी कि पूर्वगामी के जो पहले से सोचा गया है कि हम उस विषय विशेष पर अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए बहुत लाभप्रद है। अब इसके कुछ दोष भी हैं फ्रेंड्स। दोष पहला, अनुसंधानकर्ता को समग्र का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, जो संभव नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिस जाति विशेष के बारे में पहले से जानकारी लेना चाह रहे हैं, कंप्लीट नॉलेज हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इससे क्या होता है, इकाइयों के पक्षपाती होने की संभावना बनी रहती है। अशुद्धता माप की विधि नहीं हो पाती कि क्या हम सही आंकड़े ले रहे हैं या गलत, उसकी माप संभव नहीं हो पाती। आगे कहा गया है, निष्कर्षों की परिशुद्धता मात्रा कम होती है। इकाइयों के चुनाव में न्यायपूर्ण निर्णय की अपेक्षा व्यक्तिगत सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सब इसकी डिमेरिट्स हैं फ्रेंड्स।
अब दूसरे की बात करते हैं, नंबर 2 पर, जिस कहा जा रहा है सुविधापूर्वक निदर्शन। तो इसमें क्या होता है, चुनाव अध्ययनकर्ता की सुविधा के अनुसार किया जाता है। शोध से पूर्व धन, समग्र या श्रम का अध्ययन किया जाता है। मतलब शोध से पहले हमारे पास कितना पैसा है, हम कितना बड़ा सैम्पलिंग साइज लेंगे, कितना बड़ा एरिया का अध्ययन करेंगे, और हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, बल लगा सकते हैं, कितना श्रम हम लगा सकते हैं, इसको पहले से ही तय कर लिया जाता है। और मान लो किसी ने सोच तो लिया कि हम संपूर्ण भारत की नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, तो कैसे ट्रैवल करेगा, कैसे खर्च करेगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेगा, समय ही नहीं है, या समग्र के बारे में उतना ही नहीं किया उसने कि कितने बड़े एरिया का अध्ययन करेगा, तो मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या है, उपयोग की स्थिति में समग्र पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। निदर्शन की जो इकाइयाँ हैं वो स्पष्ट ना हो तब भी ये मुश्किल होती है। मतलब निदर्शन की इकाइयाँ स्पष्ट ना हो तभी इसे प्रयोग कर सकते हैं। स्रोत सूची अप्राप्य हो, मतलब जिस हम रिसोर्सेज से अध्ययन करना चाह रहे हैं अगर वो प्राप्त ना हो तब भी हम इस बढ़िया से इस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। यह क्योंकि यह कम खर्चीली और बहुत ही सरल विधि है। ठीक है, हमने तय कर लिया कि हम एक छोटे समग्र का अध्ययन करेंगे तो ये वो कम खर्चीली हो जाएगी। तीसरा है स्वयं चयनित निर्वाचन निदर्शन। इसमें क्या होता है, कई बार निदर्शन का चुनाव नहीं करके संबंधित व्यक्ति के सम्मिलित होने की संभावना रहती है। बिल्कुल ठीक बात है कि जो निदर्शन का चुनाव नहीं किया जाता बल्कि संबंधित जो व्यक्ति है उसके सम्मिलित होने की संभावना नहीं है, संभावना बिल्कुल रहती है। ये एक ठीक बात है। तो इसको दोबारा समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया होगा। स्वयं चयनित निर्वाचित निदर्शन, मतलब इसमें कहा गया कि कई बार निदर्शन का चुनाव नहीं करके संबंधित व्यक्ति के सम्मिलित होने की संभावना रहती है। यानी कि आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप मिस्टर एक्स वाई जेड इन्हीं लोगों को के बारे में हम राय रखेंगे। तो आपने सेलेक्ट कर लिया क्या, मतलब राजू, विनोद, सुरेश, रमेश, आप सभी लोग को हम इन्हीं लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। अगला है निर्दिष्टांत या अभ्यंस निदर्शन। इसको कोटा सैंपलिंग भी इंग्लिश में साथ कहते हैं। इसमें कहा गया है कि यह वर्गीय निदर्शन का एक प्रकार है। इसमें समग्र को कई वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है। बिल्कुल, जैसे कोटा निदर्शन ऐसे समझो जैसे एक तरीके से रिजर्वेशन, आरक्षण, ऐसे समझ सकते हैं। कोटा है तो मान लो एक जनरल का हुआ, एक EWS का हुआ, एक OBC का हुआ, एक SC का हुआ, एक ST का हुआ, इन सब में ले लिया। तो इस कहा गया ना, यह वर्गीय निदर्शन का एक प्रकार है। इसमें समग्र को कई वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, विभाजित कर दिया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है। अलग अलग जनरल, EWS, OBC, SC, ST को ले लिया। मान लो जनरल को एक उठाया, फिर मान लो SCs को उठाया, फिर मान लो ST को उठाया, बीच बीच से गायब कर रहे हैं, या सब में से एक एक व्यक्ति ले रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा बहुत ईजी तरीके से। ये पहले पूछा जाता था तो बहुत मुश्किल होते थे लोगों को। तो इसके गुण क्या हैं, इसमें कहा गया इसमें अधिक बचत होती है क्योंकि आप तय कर लेते हैं। इसमें इकाइयों का प्रशासन सरल होता है क्योंकि पहले से जो है क्लासिफाइड है, तो आप उसमें आपको जो है इधर उधर हौच पौच नहीं होगा, आप क्लियरली जान सकेंगे। क्षेत्रीय कार्यों की गति तेज होती है, यानी कि बहुत जब आप क्लियर हैं तो बहुत तेजी के साथ अध्ययन कर सकते हैं। इसकी सीमाएं कुछ हैं। सीमा क्या है, लिमिटेशंस, समानुपातिक अभ्यंस तय नहीं हो पाता, यानी एक तरीके से आप उसे समानुपात में नहीं देख पाते, बड़े अनुपात में उसे आप मैनेज नहीं कर पाते। समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने सिलेक्टिवली किसी को चुना है। अगला, त्रुटियों की गणना संभव नहीं हो पाती, ये भी सही है। अब दोनों में अंतर देखते हैं, संभावित निदर्शन और असंभावित निदर्शन में अंतर। इसमें कहा जा रहा है संभावित तथा दैव निदर्शन की सभी विधियों में निदर्शन के चुनाव के समय समग्र के प्रत्येक इकाई को निदर्शन में आने का समान अवसर मिलता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट है
असंभावित निदर्शन में सभी के सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलता, ये भी ठीक है। अगला, समग्र एवं संभावित निदर्शन की चुनी गई इकाइयाँ विश्वसनीय मानी जाती हैं। अलग अलग अनुसंधानकर्ता सैंपल ले तो अंतर नहीं आता है। अगला, असंभावित में अंतर हो भी सकता है क्योंकि मूल को अनुसंधानकर्ता चयन करता है। बिल्कुल ठीक है, मूल यानी जो मेन है। अगला, संभावित द्वारा चुनी गई इकाइयाँ समग्र का प्रतिनिधित्व मानी जाती हैं। अंतर समग्र व सैंपल में नहीं होता। एकदम ठीक है, आपको क्लियर होगा। संभावित से प्राप्त परिणाम उस निदर्शन तक सही होते हैं, उन्हें समग्र पर लागू नहीं किया जा सकता। आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। अगला, संभावित निदर्शन अनुसंधान की इच्छा से परे होते हैं। सामाजिक अनुसंधान सिद्धांत निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। असंभावित निदर्शन की बिल्कुल संभावना नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं। संभावित निदर्शन में इकाइयों का चुनाव निष्पक्षता से होता है, जबकि असंभावित में पक्षपात हो भी सकता है। अब सैंपलिंग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको जान लेते हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न यहाँ से भी। निदर्शन के आकार की सदैव समस्या रहती है। पक्षपाती निदर्शन की समस्या रहती है कि यदि आप भी किसी जाति से हैं और आपको अपनी जाति या विपरीत जाति के प्रति दुर्भावना है या अपनी जाति के प्रति पक्षपात है तो मुश्किल हो जाता है, या क्षेत्रवाद की भावना, ये सब तमाम कारण होते हैं पक्षपाती होने के। धार्मिक कारण, निदर्शन की विश्वसनीयता की सदैव समस्या रहती है कि जो सैंपल लिया गया है वो विश्वसनीय है या नहीं। आगे, इनका आकार बहुत बड़ा होता है सैंपल का। समय धन बहुत अधिक खर्च हो जाता है यदि हम सैंपल बड़ा ले लेते हैं तो। और कई बातें आकार को प्रभावित भी कर देती हैं, जैसे वर्गों की संख्या कि कितने वर्ग हैं, समग्र की प्रकृति कैसी है, अध्ययन की प्रकृति कैसी है, उपलब्ध साधन कैसे हैं, परिशुद्धता यानी प्योरिटी कितनी रहेगी, अध्ययन प्रणाली कैसे अपनाई जाए, निदर्शन के प्रकार कैसे हों, इकाइयों का वितरण कैसा हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं अभिनति या बायस्ड जिसको कहते हो, या पक्षपाती निदर्शन की संख्या। छोटा आकार होने पर ऐसा हो सकता है। सविचार निदर्शन होने में भी ऐसा हो सकता है। दोषपूर्ण वर्गीकरण भी इसका एक हो सकता है। अपूर्ण स्रोत सूची की स्थिति में भी ऐसा हो जाएगा। इकाइयों का अनुचित त्याग भी करने पर ऐसा हो जाएगा। कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव में भी दिक्कत हो सकती है। अवैधतापूर्ण निदर्शन विधि के प्रयोग में भी ऐसा हो ही सकता है। अब इसमें रिलायबिलिटी कैसे लाएं, विश्वसनीयता कैसे लाएं, ये भी एक अपने आप में चुनौती है। तो इसमें क्या होता है कि जो चयनित इकाइयाँ हैं उनकी विश्वसनीयता की समस्या सदैव बनी रहती है। अब विश्वसनीयता से मतलब है कि चयनित इकाइयाँ समग्र का कितना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जो हमने चुना है, जो चयनित इकाइयाँ हैं वो समग्र का कितना प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यानी कि जिन जिन एरिया से मैंने सैंपल लिया है वो क्या सबका प्रतिनिधित्व कर भी रही हैं कि नहीं। तो इसमें कहा जा रहा है विश्वसनीय निदर्शन के, फिर इसमें गुणों के बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हम विश्वसनीय निदर्शन करते हैं तो उसमें गुण, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आकार पर्याप्त होना चाहिए सबसे पहली बात। ये नहीं कि 4 लोगों को बुलाया उसमें अध्ययन कर लिया, ताकि हम पक्षपाती भी ना हो, हम जान भी ना सकें कि कौन व्यक्ति किस जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश इत्यादि से है। चुनाव की उपयुक्त विधि भी होनी चाहिए। समग्र का वर्ग विभाजन इकाइयों से समानता सजातीयता के आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल बात है। त्रुटि माप योग्य हो, यानी अगर गलती हो भी जाए तो उसे मेजर कर सके। आगे आते हैं, निदर्शन की विश्वसनीयता की जांच परख कैसे कर सकते हैं। तो पहला है समानांतर निदर्शन करेंगे, पैरेलल सैंपलिंग करेंगे, तब हम इसकी जांच परख कर सकते हैं। यानी कि एक समूह का अध्ययन ठीक उसी प्रकार के समूह का अध्ययन करें, फिर वैसे ही अध्ययन करें, तो उससे हमें पता चल जाएगी कि अगर अंतर आता है फाइंडिंग्स में तो कोई गलती है या नहीं। दूसरा, समग्र से हम तुलना भी कर लें। ठीक है, निदर्शन कर लें, यानी कि एक तरीके से सैंपल लें, फिर उस सैंपल का भी सैंपल ले लें तो क्लियर हो जाएगा
रीचेक हो जाएगा। उसके महत्व का परीक्षण कर लें कि जो महत्व है उसका है पर्याप्त है भी कि नहीं, जो बातें कही गई हैं वो वास्तव में लागू होती भी कि नहीं। फिर अध्ययन परिणामों की तुलना भी कर लें। पहले मान लो किसी ने शोध किया है 1 साल पहले, आपने अगले साल किया, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ये है। सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति कर लें, जो हम सर्वे कर रहे हैं उसको एक बार रीचेक कर लें, रिपीटेशन कर लें, तब भी हमें पता चल जाएगा। तो ये है कुछ तरीके हैं जिनसे उसकी विश्वसनीयता को मापा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने सैम्पलिंग टॉपिक को कंप्लीट किया है। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है और आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही कर पाएंगे ये हमारी गारंटी है, ये हम आपको एश्योर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।